अब मैं आपसे अपने दिल की बात रखता हूं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अपनी माओ बहनों का। जितने लोग वहां से यहां तक मिले हैं, अगर वो सब लोग आ जाते तो यहां से वहां तक जहां टेंट खत्म हो रहा है और जहां गाड़ियां खड़ी है वहां भी पैर रखने की जगह नहीं होती। हजारों की संख्या में माता बहनें सड़कों पर आशीर्वाद देने के लिए खड़ी थी। मैं उन माताओं बहनों का जो यहां पहुंची है और जिन्होंने रास्ते में आशीर्वाद दिया उनका भी धन्यवाद करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे दुकानदार साथी और हमारे परिवार के लोग रास्ते में स्वागत के लिए खड़े थे। वो सब लोग भी यहां पहुंच जाते तो ये सभा ही रामगढ़ की जीत सुनिश्चित कर देती। इसलिए जो यहां नहीं आया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सबको अपने घर परिवार भी चलाने हैं। आइए मुख्य बातों पर ध्यान दें। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जब लागू हुई, जब इस देश में आजादी नहीं मिली थी, तो हम अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों के अधीन होने के कारण यहां जिस आधार पर अंग्रेज राज चलाते थे, यहां की जनता को वो मानना पड़ता था। अंग्रेजों से पहले यहां पर राजाओं का राज था। अंग्रेजों के समय भी राजशाही थी। उससे पहले मुगलों का राज रहा। उससे पहले भी हुन, शक, यमन समय समय पे भारी आक्रमण करता देश में आते रहे। और देश की जो व्यवस्था थी, जो जात पात की गैर बराबरी थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके आधार पर वो यहां राज करते रहे और हमारे लोग बुनियादी सुविधाओं के बगैर जीवन जीते रहे। फिर जब ये राजशाही खत्म हुई और लोकतांत्रिक देश बना, संविधान लागू हुआ, तो आप महसूस करो 14 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लेकिन अगर 14 अगस्त 1947 को किसी पे एक मरला जमीन नहीं थी, तो क्या आजाद होने के बाद 16 तारीख को 16 अगस्त 1947 को क्या जमीनें आ गई? जिन पे रोजगार नहीं थे क्या उनको रोजगार मिले? जिन पे नौकरी नहीं थी क्या उनको नौकरी मिली? जिन पे उद्योग नहीं थे क्या उनको उद्योग मिले? जिन पे व्यापार नहीं था क्या उनको व्यापार मिला? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असली बदलाव हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ। संविधान ने क्या किया कि उस व्यवस्था की कमर तोड़ दी और हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिला दिया। हम लोगों को भी सम्मान से जीवन जीने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, आगे बढ़ने का, रोजगार करने का, नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ साथ जिन महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जिन महिलाओं को विधवा विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह होते थे, सती प्रथाएं थी, जिन महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, आज संविधान की बदौलत वो महिलाएं भी एमएलए भी बनती हैं, एमपी भी बनती हैं, सरपंच भी बनती हैं, प्रमुख भी बनती हैं, जिला पंचायत की मेंबर भी बनती हैं, मंत्री भी बनती हैं और मुख्यमंत्री भी बनती हैं और तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनती है। ये संभव तब हुआ जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर के हक दिए। ये बदलाव हुआ देश में। जिन महिलाओं को घर से निकलने की भी आजादी नहीं थी, वो महिलाएं कुर्सी में बैठ के देश चलाने लगी। आज तो वो महिलाएं फाइटर प्लेन भी चलाती हैं, जेट विमान भी चलाती हैं और जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो भी चलाती हैं, देश की सेवा में भी रहती हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज भी हैं और मेडल लाके देश का नाम भी रोशन करती है। इस तरह का बदलाव संविधान की वजह से हुआ। और एक बड़ा बदलाव ये था कि जिनमें कुछ भी नहीं था उनको सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं कैसे मिले, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई कि एक सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी और वो अंतिम व्यक्ति के हकों की रखवाली करेगी, उनके हक अधिकार उनको देगी, उनके आजादी की संघर्ष करेगी, जो समस्या उनके जीवन में है उन समस्याओं को दूर करेगी और तमाम तरह के भेदभाव को कानून बना के खत्म करेगी। और फिर सरकारें बननी शुरू हुई। पहली सरकार बिना चुनाव के बनी, जिसको अंतरिम सरकार कहते हैं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 52 में चुनाव होना शुरू हुआ, लेकिन आजादी के 75 साल हो गए हैं और लंबा समय चुनाव को बीत गया है। आप ये महसूस करो,
आपने कितनी बार पावर का मजा चखा? जब आपने राज सत्ता ही नहीं चखी तो आपको क्या एहसास है कि राज सत्ता किसे कहते हैं? मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद गांव गांव गली गली जाते थे, समाज को सिखाते थे, समाज को समझाते थे, वोट की अहमियत बताते थे, समाज को जागरूक करते थे। आंदोलन पैरों पे खड़ा होने लगा। यहां भी साहब के बहुत सारे साथी होंगे जिनको साहब ने कैडर दिया होगा और जिन्होंने कैडर लेने के बाद गांव गांव में जाके समाज को तैयार किया होगा। फिर काशीराम साहब भी 2006 में चले गए, कैडर का काम बंद हो गया, आंदोलन जो चढ़ाई पे गया था वो नीचे जाने लगा। फिर 2012-13 में हम लोगों ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई कि समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, हमें समाज को पुनः जागरूक करके समाज की हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, समाज का हौसला बढ़ाना पड़ेगा, वोट के आधार पर राज लाना पड़ेगा। जब राज का जाएगा तभी समस्याओं का हल होगा। फिर जब हमने घर छोड़ के हम लोग निकले, समाज को समझाने लगे, तो कई तरह के आरोप, कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। जब समस्या आती थी तो महापुरुषों को याद करते थे, उनके जीवन को पढ़ते थे, फिर ये महसूस होता था कि ये काम कोई नया नहीं है। हमारे महापुरुष, हमारे नेता, हमारे गुरु ये कह के गए हैं। साहब तो ये कहते थे, जब समाज को समझाने निकलोगे यही समाज आप पे आरोप लगाएगा, यही समाज आपको अपमानित करेगा, यही समाज आपको बुरा कहेगा, लेकिन आप लक्ष्य से मत हटना, एक दिन वही भी आएगा, यही समाज आपकी ताकत बनके आपको एमपी एमएलए बनाने का काम करेगा, राज काज आपके हाथ में देगा। और समय आया भी, समय आया भी। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो इसी समाज ने पलके बिछा के अपनी खून पसीने कमाई से वोट की ताकत से मुझे जिता के पार्लियामेंट में भेजा। बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दी और अपने गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को लोकसभा में भेजने का काम किया। उससे आपका फायदा क्या हुआ? आपका फायदा ये हुआ कि आज जब सेशन चलता है तो आप अपनी कोई भी समस्या मुझे बता दो, अगले दिन या उसी हफ्ते में मैं कोशिश करता हूं कि वो समस्या सरकार के सामने रख के सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करूं। आप ये भी जानते हैं, जब किसान भाई आंदोलन चला रहे थे तो 13 महीने उनका आंदोलन चला। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा। जब सरकार गोली चलाती थी, आंसू गैस के गोले चलाते थे, जब सरकार गुंडागर्दी करती थी, हमारे भाइयों को फिरने काम करती थी, तो हम आगे सीना तान करके उन लाठियों को अपने सीने पे, अपने हाथों पे लेने का काम करते थे और अपने भाइयों को एहसास कराते थे कि हम गुरु के बच्चे हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आप हमारे भाई हैं। और इसका परिणाम भी है कि जब मैं चुनाव लड़ने गया, मेरे सिख समाज के लोगों ने एक एक वोट मुझे देके मुझे ताकत देने का काम किया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा से बहादुर लोगों का और काम करने वाले लोगों का साथ दिया। सम्मानित साथियों, हरियाणा में चुनाव चल रहा है। मैं हरियाणा के प्रचार में था, लगातार बोलने से मेरा गला भी पड़ गया है, फिर भी मेरा मन था कि मैं जम्मू भी आऊं, क्योंकि जम्मू में भी हमारे साथी सुरेंद्र अत्री जी, रजत भाई, पवन भाई, गुलशन भाई और तमाम साथी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मन बनाया कि हमें चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति करोगे और राजसत्ता में नहीं रहोगे तो साहब कहते थे, राजसत्ता में रहना और राजनीति करना शेर की सवारी करने जैसा है। अगर आप राजसत्ता में नहीं रहे तो ये शेर आपको खा जाएगा। इसलिए अपने लोगों को कैडर देके जिम्मेदार ताकतवर बनाओ और उनको प्रेरित करो कि एकजुट होकर आपके साथ खड़े होकर हौसला बना के काम करें, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हम तो देश भर में संघर्ष कर रहे हैं और हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है, हमें अपने स्वाभिमानी समाज पे भी भरोसा है, हमें अपने दलित, पिछड़े, सिख, मुसलमान तमाम भाइयों पे भरोसा है, हमें अपने किसान भाइयों पे भरोसा है कि वो हमें मौका देंगे। जब वो हमें मौका देंगे तभी तो उनकी समस्याओं के लिए हम लोग लड़ पाएंगे। आप महसूस करो, यहाँ तो दल पहले भी थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे वो तो पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी थे, वो तो विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन आप महसूस करो यहाँ तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी थी, यहाँ उस समय भी लेफ्ट की पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी था।
अकाली दल भी था। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी इसलिए बनाई कि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि जो समस्याएं हमारी है वो इन पार्टियों के एजेंडे में नहीं है, इसलिए हमें अपना दल बनाना पड़ेगा। दल से बल पैदा होगा और बल से समस्याओं का हल होगा, वरना हमारा समाज, ये हक वंचित समाज पिछड़कों बना रहेगा और छूटन में जिंदा रहेगा। अगर हमें छूटन त्यागनी है और वोट के अधिकार पर वोट को हथियार बना के राज लेना है तो समाज को संगठित करना पड़ेगा, समाज को विचार देना पड़ेगा। और आज ये विचार की ताकत है। मेरे सामने वो छोटी हमारी बच्ची, हमारी बहन, मैंने सोचा कि वो कोई पुराना पढ़ा हुआ भाषण रख के कुछ कहेगी, लेकिन जब वो बोल रही थी अपनी डायरी में उसने मेरा नाम लिखा है। मैं यहाँ कभी इस मिट्टी पे आया नहीं, मैं इन माओं से कभी मिला नहीं, कभी मैंने इनके लिए शायद कुछ किया हो। अगर ये इस तरह से आंखों में आंसू लेकर मुझसे प्यार करती हैं तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वहां मैं भले ही पैदा सहारनपुर में हुआ हूं, लेकिन हमारे कंधों पे जिम्मेदारी जम्मू में रहने वाली हमारी बहनों माओं की भी है, बड़ों की भी है, बुजुर्गों की भी है, वहां रहने वाले अंतिम व्यक्ति की भी है। तो सम्मानित साथियों, वोट को समझिए, वोट करोड़ों रुपए से कीमती है। आप 10 रुपए का सामान लेने जाओगे, कोई भी पैकेट उठा के देख लेना। उदाहरण के तौर पे बिस्किट का पैकेट खरीदोगे तो 2 बार देखोगे कि ये पैकेट एक्सपायर तो नहीं है। देखते हो नहीं देखते हो? बताओ, देखते हो नहीं देखते हो? फिर ये देखते हुए टूटा हुआ तो नहीं, देखते हो नहीं देखते हो? और छोड़ो, ये पानी की बोतल उठाना, जब आप ये पानी की बोतल लेने जाते हो तो पानी की बोतल चेक करते हो या नहीं करते हो कि भाई ये इसकी डाट खुली भी तो नहीं है? करते हो नहीं करते हो? और पानी पूरा ना हो तो क्या करते हो कि भाई ये बोतल दूसरी दे दे? करते हो नहीं करते हो? तो यानी कि 10 रुपए का सामान खरीदते हो तो चेकिंग करते हो, और करोड़ों रुपए से कीमती भविष्य को बदलने वाली वोट डालने जाते हो तो एक बार नहीं सोचते हो कि जिसको वोट दे रहे हैं ये 5 साल आपके काम आया, ये अगले आने वाले 5 साल आपके काम आएगा। एक बार नहीं सोचते हो और चुपचाप जाके वोट दिलाते हो। फिर 5 साल कहते रहते हो कि इसने हमें धोखा दे दिया, इसने हमारी मदद नहीं की, ये आदमी गलत निकला, अगली बार इसके खिलाफ वोट देंगे। कब तक खिलाफ वोट देते रहोगे? जब तक आप इन दलों को वोट देते रहोगे तो जैसा सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि जब आपके अधिकारों पर डाका पड़ेगा तो ये हाथ पे हाथ धर के अपने बंगलों में बैठे रहेंगे, क्योंकि ना ये आपको अपना मानते, ना आपकी समस्याओं को अपना मानते। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का हाल आपको बता चुका कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। रही बात कांग्रेस की, ये बहुत अच्छे लोग हैं, और मुस्लिम भाइयों में इनकी सरकार का उदाहरण देखना हो तो हिमाचल में इनकी सरकार चल रही है, टीवी आपके घर चलते हैं, फोन आपके घर चलते हैं, आप देख लेना कि किस तरह का राज इनका चल रहा है और किस तरह की हालत वहां हक वंचित समाज के लोगों की इन पार्टियों की सरकारों में हो रही है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं गारंटी देता हूं, मुझसे आप चैलेंज ले लो, अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो जाओ तो सुरेंद्र अडत्री को कोई हरा नहीं सकता रामगढ़ विधानसभा में। मेरी बात को आप याद रखें। मेरे कहे से 3-4 काम बता रहा हूं, वो काम कर लेना। 1 तारीख को वोट पड़ रहे हैं। आप मुझे हरियाणा का आदर्श पड़ी ना, हम 5 को वोट पढ़ रहे हैं। 1 तारीख को वोट पढ़ रहे हैं, 1 तारीख तक वो काम कर देना। अगर सुरेंद्र हार गया तो जो सजा आप तय करोगे मुझे दे देना, मगर ईमानदार जितने लोग आए हैं वो इस काम को कर लेना। यहाँ से जाने के बाद 8 घंटे आप लोग अपना परिवार चलाने के लिए मेहनत करते हैं, दुकान पे काम करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं। 1 घंटा निकाल के रोज एक आदमी कम से कम 10 आदमी को वोट देने के लिए भाई सुरेंद्र जी को तैयार करेगा। गली गली जाके अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी उठा लेना, बूथ पे जाके घूम के लोगों से अपील कर लेना कि आपने सारी पार्टियों को मौका दिया है, भाई सुरेंद्र जी को मौका देना है। एक मौका आप मुझे दो, एक मौका आप हमें दो, एक मौका सुरेंद्र अत्री को दो, एक मौका बाबा साहब के बच्चों को दो, और फिर आप देखना कि जैसी आवाज पार्लियामेंट में भाई चंद्रशेखर राजा उठाते हैं, वैसी आवाज असेंबली में आपका छोटा भाई सुरेंद्र अत्री उठाने का काम करेगा। और कितना गौरव होगा अम्बेडकर वादियों को जब यहाँ से पट्टी चलेगी कि आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार भारी वोटों से आगे चल रहा है। इसका मतलब बाबा साहब की विचारधारा जम्मू में भी फल फूल रही है। बाबा साहब का राज आएगा, ये बात भी आगे बढ़ेगी। आपकी जेबों में फोन है, जरा निकालना अपने अपने फोन, देख लेना गए तो नहीं गई। कोई बात नहीं, रिचार्ज सस्ते करवा देना सरकार बना।
अपने अपने फोन जरा जेब से निकालना, एक बार मैं देख लूं आपके फोन आपकी जेब में है भी या नहीं है। हैं? सभी चेक कर लो। इस फोन में आपके कम से कम 100 नंबर होंगे, हैं या नहीं? एक घंटा खाली बैठ के जब गाने सुनते हो, नाटक देखते हो, तो कम से कम आधा घंटा निकाल के अगर 10-10 फोन भी रोज कर दोगे और अपनी विधानसभा के लोगों से अपील कर दोगे, रिश्तेदारी आपकी हैं, मामी इतने रहनी होगी, फूफी इतने रहनी होगी, मासी इतने रहनी होगी, और तो और भाई की ससुराल इतने होगी, बहन की ससुराल इतने होगी, तो उनसे भी फोन करके कह देना कि अपने और अपने परिवार का वोट भाई सुरेंद्र जी को डलवाना है, केतली का चुनाव निशान है, और अपने उनको भी कह देना कि अपने रिश्तेदारों को फोन कर दें। हमारे एक साथी है हरियाणा के, वो बड़ा हंसी मजाक के स्टाइल में कहते थे कि भाई एक काम करना, फोन निकाल के हर आदमी अपने साले नु फोन करना और अपने साले नु कहना कि वो अपने साले नु फोन करे, और उर्दू में भी कहना कि वो भी अपने साले नु फोन करे। और जब हर साले नु फोन करेगा तो कौन साला बच जाएगा जिस तक हमारी बात नहीं जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इस तकनीक का भी प्रयोग कर लें और अगर फोन का इस्तेमाल कर ले, हम बातें तो बहुत करते हैं, हम नारा भी बहुत लगाते हैं, जय जयकार भी बहुत करते हैं, मुंह तो आगे माथा भी बहुत टेकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि बिना राजकाज के ना हमारी सुनवाई होगी और ना हमारे हिस्से का अधिकार हमें मिलेगा। जो यहाँ का बजट है, अब तो केंद्र में बैठे लोग तय कर रहे हैं, वरना बजट पे आपका हक बैठता है। जितनी आपकी आबादी है उतना बजट आपको मिलना चाहिए। आपके लिए अच्छे स्कूल खुलने चाहिए, आपके लिए अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए, बढ़िया रोड बननी चाहिए, उद्योग धंधे में मिलकर रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसल के दाम मिलने चाहिए, कम रेट में बिजली मिलनी चाहिए। हमने तो ये निश्चित किया है कि जिस दिन हम लोग पावर में आएंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे, सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद करेंगे और सारे सरकारी स्कूलों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, ये पुलिस के साथी हो या एडमिनिस्ट्रेशन के साथी हो या गांव का सरपंच हो या और किसी पद का व्यक्ति हो जो सरकारी भत्ता लेता है, तनख्वाह लेता है, सुविधा लेता है, सुरक्षा लेता है, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। जहां किसान मजदूर का बच्चा पढ़ता है, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है, वहीं अधिकारी का बच्चा पढ़ेगा, तो सरकारी स्कूल में सुविधाएं आएंगी, बढ़िया पढ़ाई होगी, 1 नंबर के दर्जे की, और गरीबों की जेब कटनी बंद होगी। आज जो ये जेब काटी जा रही, लाख रुपए दे दो स्कूल में, 20,000 रुपए महीना फीस, 5,000 रुपए महीना फीस, गरीब कहां से लाएगा फीस? आमदनी तो 10,000 रुपए, और बढ़िया स्कूल में पढ़ाओगे, फीस 5,000 रुपए महीने की, तो रोटी की जगह वो मिट्टी तो खाएगा बेचारा। सरकार तो अनाज देके सोचती है कि अब ये बस हमारे पीछे लग गया है, समझदार बनो। वोट का अधिकार अनाज के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार तो राजकाज के लिए मिला है। फिर हमने पॉलिसी बना रखी है कि जब हमें अवसर मिलेगा तो हेल्थ पॉलिसी ऐसी होगी कि चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, किसी भी पद का व्यक्ति हो, किसी भी कद का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी और डीएम एसएसपी का बेटा हो या डीएम एसएसपी खुद हो, परिवार के लोग हो, विधायक मंत्री हो, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। आप तो प्राइवेट अस्पताल में जाओगे, 500-700 रुपए का पर्चा बनता है, और तो और दवाइयां मेडिकल स्टोर से लिखता है, वहां उसका कमीशन होता है, जेब कटती है, गरीबों को इलाज नहीं मिलता। जब एक बेड में मंत्री जी लेते हुए होंगे और बराबर में किसान का बच्चा लेता होगा, तो बताओ इलाज बढ़िया मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हम तो राजकाज लाना चाहते हैं पॉलिसी के आधार पे, जिससे कि लोगों का भला हो। हमारा भला तो सदगुरु महाराज का हम नाम लेते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, हमारा भला तो चल ही रहा है, लेकिन आवाम का भला भी होना चाहिए, तभी राजनीति अच्छी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जो जुर्म जाति देश भर में हक वंचित समाज पे हो रही है, चाहे दलितों पे जाति के नाम पे हो रही हो, चाहे सिख भाइयों पे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे क्रिश्चियन भाइयों पे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे बौद्धिस्टों पे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे मुस्लिम भाइयों पे मॉब लिंचिंग करके, बुलडोजर चला के, धार्मिक स्थलों को उनके ध्वस्त करके या तमाम तरह से उनको आर्थिक नुकसान पहुंचा के जिस तरह का जुल्म हो रहा है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार निजीकरण करके जीरो किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पे हम लोग पार्लियामेंट में भी आवाज उठाते हैं। मैंने तो हमारे पुलिस के साथी यहाँ है, उत्तराखंड पुलिस की ड्यूटी भी 8 घंटे की नहीं है, यूपी पुलिस की ड्यूटी भी 8 घंटे की नहीं है,
J&K का मुझे पता नहीं है। हम तो नेशनल पॉलिसी के तौर पे पॉलिसी लाएंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी पुलिस की हो और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो। बॉर्डर स्कीम नहीं होनी चाहिए और उनको भी जो वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम यह है कि जो भी समस्या जनित के हमारे पास आ जाए हम उनकी मदद करें। एक मांग और यहाँ रखी गई है। मैं पीछे गुरुद्वारे में रुका था, मेरे सिख भाइयों ने कहा कि 2019 में यहाँ से पंजाबी भाषा को बंद कर दिया गया है। भाई आप आवाज उठाना, मैं वचन देकर कहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि पूरा विषय मुझे भेज दो, जब पार्लियामेंट चलेगी तो आपकी इस मांग को जोर शोर से उठा के आपकी इस मांग को पूरा कराने का काम हम लोग करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वोट हथियार है। 5 साल में मौका मिलता है, पछताने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको रास्ता बताया है, फोन का इस्तेमाल करो, 1 घंटे मेहनत करो। नौजवान घर से निकले, अपना बूथ तैयार करे, फिर बराबर के बूथ पे जाए, उस बूथ को तैयार करे। कुछ मेहनत ये करेंगे, कुछ